Hello everyone, welcome to my YouTube channel Triva Classes. So today we will discuss about Reserve Bank of India, माइंड मैप ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माइंड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आरबीआई सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं आरबीआई से क्वेश्चन। आरबीआई के बारे में आप सभी को पता होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या आरबीआई रोल करता है और कैसे कैसे आरबीआई का स्टेबलाइजमेंट हुआ और इसके कंपोजिशन क्या क्या है, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं और ये क्या क्या कार्य करता है, इन सभी के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और यूपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर और प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो पीडीएफ तो इम्पोर्टेंट होगी, साथ में इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। माइंड मैप देखिए, हम लोग समझते हैं माइंड मैप से क्या हमें आसानी हो जाती है कि किसी भी टॉपिक को अच्छे से हम रिवाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए माइंड मैप बनाकर समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या चीज़, आखिर क्या है और ये कैसे इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको बता दें, ये एक सेंट्रल बैंक है जो कि इंटरेस्टेड विद इट मल्टी डायमेंशनल रोल, मतलब बहुआयामी भूमिका निभाती है। कोई भी काम हो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा भूमिका अपनी निभाती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो या फिर मॉनेटरी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो। कंट्री में जो भी मॉनेटरी स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड है, उसको मेंटेन करना है, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना है, मनी कंट्रोल के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में आरबीआई अपना बहुआयामी भूमिका निभाती है, अपना मल्टी डायमेंशनल रोल देती है। आरबीआई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है इन सब कामों के लिए। आप कह सकते हैं मेंटेनिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, पूछा जाता है किस कमीशन के आयोग से इसको सेटअप किया गया था। तो किसने रिकमेंड किया था? हिल्टन यंग कमीशन आयोग, ये आप कह सकते हैं हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से इसको सेटअप किया गया था। और बाद में 1931 में द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमिटी हैड आल्सो रिकमेंडेड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक इन इंडिया। तो ये किसके किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले तो ये किया गया था हिल्टन यंग कमीशन। इसके बाद में 1931 में सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी हैड आल्सो रिकमेंड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक इन इंडिया की इन्होंने कहा, रिकमेंड किया था कि भारत में भी एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये इन्होंने रिकमेंड किया था, सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी ने ये किया था। इसके बाद में सबसे पहले अगर पूछा जाए कमीशन कौन सा था? हिल्टन यंग कमीशन इसका नाम था, जिसके द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, बैंक के सेटअप को रिकमेंड किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। देखिए, सबसे पहले जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी तभी ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक थी, कि एक प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक के रूप में काम करती थी। इट वाज नेशनलाइज्ड, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1949 में। 1947 को में आज़ादी मिली थी, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, नेशनलाइज की गई थी ये बैंक। और किसके द्वारा की गई थी? रिजर्व बैंक एक्ट 1940 एक्ट के तहत की गई थी। इस एक्ट को और किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इसका रिजर्व बैंक का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कंपोजिशन क्या क्या है, आरबीआई के कंपोजिशन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आरबीआई किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आरबीआई कंट्रोल की जाती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंट्रोल की जाती है। और यह आरबीआई में देखिए, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव करती हैं और 4 डायरेक्टर्स होते हैं टू रिप्रेजेंट लोकल बोर्ड्स हेडक्वार्टर एट। देखिए, जो लोकल बोर्ड हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर 4 डायरेक्टर होते हैं, मतलब प्रत्येक में एक एक डायरेक्टर होता है। और कहाँ कहाँ पर ये हेडक्वार्टर्स हैं?
मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, ये 4 हेडक्वार्टर्स हैं, लोकल हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये 4 डायरेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंपोजिशन हो गया आरबीआई का। इसके बाद में हम बात करते हैं आरबीआई के फंक्शन के बारे में। आरबीआई क्या क्या कार्य करती है, इसके फंक्शन क्या क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इश्यू करेंसी नोट्स इन इंडिया। आप जो भी नोट्स चला रहे हैं, नोट चला रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो उसमें कुछ रुपए लग रहा है, तो वो रुपए आप जो नोट होते हैं वो उसके किसके थ्रू देते हैं। अब देखिए, आप डिजिटल अगर पेमेंट भी करते हैं तो उसमें भी क्या है, आरबीआई ही रोल करता है, आरबीआई का ही रोल होता है वो। इसके बारे में भी आपको डिजिटल करेंसी के बारे में भी पढ़ाएंगे। जैसे आप यूपीआई के से पेमेंट करते हैं या किसी से भी पेमेंट करते हैं तो इसके बारे में आपको पूरा लेक्चर दिया जाएगा। इसमें भी आरबीआई का रोल होता है। लेकिन जो सोल अथॉरिटी है करेंसी नोट्स इन इंडिया, मतलब इश्यू करना करेंसी, जो भी करेंसी इश्यू की जाती है वो आरबीआई इश्यू करती है। जितनी भी करेंसी नोट्स होते हैं उनको आरबीआई इश्यू करती है। आरबीआई इज द एपेक्स मॉनेटरी बॉडी। एपेक्स मतलब होता है सबसे बड़ी या फिर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी इन द कंट्री एंड इट कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ बैंक। देखिए, ये सबसे बड़ी बॉडी है आरबीआई, जो बैंकों की सबसे बड़ी बॉडी है। यह सभी बैंकों, कंट्री में जितनी भी बैंक है उन सभी को बैंक रिजर्व होता है, जो भी मतलब आप कह सकते हैं बैंक के पास कितना रुपया है, तो उस सभी को कंट्रोल करता है। ये सबसे एपेक्स बॉडी है। आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी। आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी इन द कंट्री एंड इट कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ बैंक रिजर्व्स। और यह क्या क्या सहायता करता है, ये हेल्प करती है रेगुलेट करने में अदर बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट इन द राइट प्रोपोर्शन। सही अनुपात में कैसे कैसे बैंकों को क्रेडिट दिया जाए, तो इस तरीके से ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है आरबीआई। इट हैज ऑब्लिगेटरी पावर्स टू रेगुलेट, गाइड, हेल्प एंड डायरेक्ट अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए, ऑब्लिगेटरी पावर्स मतलब क्या होता है, इसके पास बहुत ही आवश्यक या इंपॉर्टेंट पावर होती है। इसके पास अनिवार्य तौर पर यह शक्ति होती है कि यह रेगुलेट कर सकती है, गाइड कर सकती है, दूसरों बैंकों की मदद कर सकती है, उन्हें डायरेक्शन दे सकती है। जितनी भी बैंकें हैं, अदर बैंकें हैं कंट्री में, उन सभी को डायरेक्शन दे सकती है, उसकी हेल्प कर सकती है, उसको गाइड दे सकती है, गाइड कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। ये इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है। इसे हम कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी पावर्स। मतलब क्या है, अनिवार्य तौर पर ही आरबीआई को पूरा हक है ये सब करने का सभी बैंकों के साथ में। आरबीआई हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यूम ऑफ इंडियन करेंसी। और आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेबलाइज द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी की वैल्यू की कितनी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। अब जैसे आरबीआई ने मान लीजिए आपको 100 का नोट दे दिया है, तो उसमें दे दिया कि मैं धारक को, जो उस समय गवर्नर होगा वो करता है कि मैं धारक को रुपये 100 या फिर 100 रुपये देने का वचन प्रदान करता हूँ। तो मतलब आरबीआई के पास में एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से मनी की, जो इंडियन करेंसी की है, एक्सटर्नल वैल्यू कैसे कमाई जाए। अब उन्होंने कहा ये 100 रुपये की वैल्यू है, अगर आप इसमें दूध 100 रुपये का लीटर है तो 1 लीटर ही आपको मिलेगा, ये वैल्यू बढ़ नहीं सकती है। 100 रुपये का नोट आपका 200 में नहीं जा सकता है, 100 रुपये का नोट 300 में नहीं जा सकता है। मतलब ये एक्सटर्नल वैल्यू जो भी है वो आरबीआई कंट्रोल करती है कि उसने कह दिया कि ये 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का ही रहेगा। इट कीप्स गोल्ड बलियंस। अब देखिए क्या क्या कर सकता है, तो ये गोल्ड बुलियंस मतलब होता है सोने चांदी के जो ईंटें बनाई जाती हैं। ईंटें आपने सुना होगा पुराने ज़माने में जो लोग होते थे तो वो ईंट के तौर पर रखते थे सोना को कलेक्ट करके। तो इट कीप्स गोल्ड बलियंस एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। ये क्या क्या रख सकता है, देखिए गोल्ड बलियंस मतलब सोने या चांदी की ईंटें रख सकता है, या फिर फॉरेन करेंसी रख सकता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व को भी अपने पास रख सकता है। और इसके विरुद्ध में अगर कोई भी करेंसी नोट इश्यू किया जाता है और इसके विरुद्ध मान लीजिए आप क्या करने गए, आपने अपनी एक ईंट सोने की रख दी है और उसके थ्रू आपको मान लीजिए 100 रुपये दे दिए गए। 100 रुपये तो नहीं मिलेंगे, हालांकि ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन 100 रुपये दे दिए गए। और ये 100 रुपये आप अगर बाहर जाकर उसको नहीं चला पा रहे हैं, मतलब बाहर जाकर वो फॉरेन रिजर्व में करेंसी में नहीं चेंज हो पा रहा, तो इसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी उतनी ही जितनी आपको गोल्ड के थ्रू मिली है। आपको अगर एक ईंट मिली है तो आप कहीं वहाँ पर जाकर एक ईंट ले सकते हैं, अपने गोल्ड बलियंस ले सकते हैं और उस दूसरी कंट्री में उसको बेचकर वहाँ की करेंसी ले सकते हैं। तो ऐसा आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है आरबीआई।
RBI provide the facility of clearing house for सेटलिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन। अब देखिए आरबीआई क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। क्लियरिंग हाउस फॉर द सेटलिंग बैंकिंग ट्रांजैक्शन, जो भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शन है उसको सेटलमेंट करने में मदद देता है। और दिस अलाउ अदर बैंक टू सेटल दियर इंटर बैंक क्लेम्स स्मूथली एंड इकोनॉमिकली। और यह अलाउ करता है कि जो भी बैंक हैं तो वो अपने सेटलमेंट्स हैं या फिर जो भी उनके ट्रांजैक्शन हुए हैं पर डे के, तो उनको अंदर ही अंदर अपने मतलब एक सही तरीके से स्मूथ तरीके से अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट कर ले, फाइनल कर ले, और इसके बाद में वो अर्थव्यवस्था में अच्छा योगदान देने की मदद करें, मतलब अपना योगदान अच्छे तरीके से दें। अगर बैंक घाटे में जा रही है तो उससे क्या करना होता है, तो बैंक आरबीआई से लोन लेना होता है, या फिर जब बैंक देखिए बैंक के पास ज़्यादा रुपए हो जाता है तो आरबीआई उससे रुपए ले लेती है। तो इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ आरबीआई के बारे में। इसकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं, तो इसके 4 जोनल ऑफिस हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में इसके 4 जोनल ऑफिसर हैं। और इसके 19 रीजनल ऑफिस हैं। देखिए रीजनल ऑफिस कौन कौन से हैं, तिरुवनंतपुरम में है, पटना में, नागपुर में, लखनऊ में, मुंबई में, कोच्चि में, कोलकाता में, जम्मू में, कानपुर में, चेन्नई में, दिल्ली में, गुवाहाटी में, भुवनेश्वर, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर और बेंगलोर। इसके ये कितने 19 रीजनल मतलब क्षेत्रीय ऑफिस हैं और 4 जोनल ऑफिस हैं। तो कितने 4 जोनल ऑफिस हैं, 19 क्षेत्रीय ऑफिस हैं। ये आरबीआई की ब्रांचेस हैं। तो इसके बारे में आज के सेशन में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। आरबीआई के बारे में मैंने पढ़ा। अब हम अगले सेशन में और दूसरा माइंड मैप लेकर आएंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसको हम लेकर आएंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे, उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे माइंड मैप के थ्रू। इस माइंड मैप की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं माइंड मैप की इमेज को, या फिर आप PDF को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।